क्या आपको पता है 1793 का एक्ट ऐसा था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया पर रूल करने का लीगल लाइसेंस और 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया, बिना इंडियन से पूछे और बिना कोई उन्हें राइट दिए। और सबसे शॉकिंग बात, इस एक्ट ने कंपनी का ट्रेड मोनोपोली भी कंटिन्यू रखा, जबकि ब्रिटेन में लोग खुद फ्री ट्रेड का डिमांड कर रहे थे। तो आज का सवाल है, चार्टर एक्ट 1793 रिफॉर्म था या सिर्फ कंपनी के पावर को एक्सटेंड करने का पॉलिटिकल अरेंजमेंट? इस वीडियो में हम देखेंगे 1786 के बाद क्या गैप रह गया था, चार्टर एक्ट 1793 क्यों लाना जरूरी हो गया, इसके डिटेल प्रोविजंस क्या थे, इसका रियल इम्पैक्ट इंडिया पर क्या पड़ा और क्यों 20 साल बाद सिस्टम को फिर से बदलना पड़ा चार्टर एक्ट 1813 के थ्रू। चलिए कहानी शुरू करते हैं 1786 से। अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा मैं अपना वीडियो छोटा रखता हूं, क्योंकि आई बिलीव फोकस ऑन कंटेंट नॉट ऑन अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। सिंपली बोलो तो सीधी बात, नो बकवास। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अमेंडिंग एक्ट 1786 ने गवर्नर जनरल को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दिया था, काउंसिल के डिसीजंस को ओवरराइड करने की अथॉरिटी और कमांडर इन चीफ का रोल। इससे एग्जीक्यूटिव स्ट्रांग हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी तक बाकी था। 1786 ने एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रांग किया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के एग्जिस्टेंस एंड मोनोपोली के क्वेश्चंस को एड्रेस नहीं किया। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंपनी का चार्टर 20 साल के लिए होता था और 1793 में उसका रिन्यूअल ड्यू था, यानी पार्लियामेंट को डिसाइड करना था कंपनी को रोल कंटिन्यू करने दिया जाए या सिस्टम चेंज किया जाए। यही से चार्टर एक्ट 1793 की कहानी शुरू होती है। चलिए अब जानते हैं व्हाई चार्टर एक्ट 1793 बिकेम नेसेसरी। तो पहला रीजन था चार्टर रिन्यूअल। कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस पार्लियामेंट के चार्टर पर डिपेंड करता था। अगर चार्टर रिन्यू ना होता, कंपनी का रूल इलीगल हो जाता। दूसरा रीजन था टेरिटोरियल एक्सपांशन। 1793 तक कंपनी सिर्फ ट्रेडर नहीं रहा था, वो बंगाल, बिहार, ओडिशा और दूसरे रीजन्स पर पॉलिटिकल अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहा था, यानी कंपनी एक कमर्शियल बॉडी से टेरिटोरियल पावर बन चुका था। तीसरा रीजन था डुअल कंट्रोल। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के डुअल सिस्टम बनाया था, लेकिन ग्राउंड पर क्लैरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी का इशू स्टिल कंटिन्यू था। और फोर्थ रीजन था फाइनेंशियल बर्डन। इंडियन रेवेन्यू से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस चल रहे थे, इसको लीगली जस्टिफाई करना जरूरी था, तो पार्लियामेंट ने मेजर रिफॉर्म की जगह कंसोलिडेशन चूज किया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, इस एक्ट के प्रोविजंस क्या थे। तो पहला था एक्सटेंशन ऑफ ट्रेड मोनोपोली फॉर 20 इयर्स। सबसे क्रिटिकल प्रोविजन, ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद इंडिया कंटिन्यू रहा, मतलब ब्रिटिश प्राइवेट मर्चेंट्स को अभी भी इंडिया के साथ फ्री ट्रेड का परमिशन नहीं मिला। यह स्टेप इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पर कॉन्ट्रोवर्शियल था। दूसरा पॉइंट है अथॉरिटी ऑफ गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल काउंसिल को पावर दी गई कि वो ब्रिटिश टेरिटोरीज में लॉस एंड रेगुलेशंस बना सके। इसका मतलब लेजिस्लेटिव अथॉरिटी सेंट्रलाइज हो गया। इसके साथ ही वेटो पावर टू गवर्नर जनरल फ्यूचर के गवर्नर जनरल के लिए भी कंटिन्यू कर दिया गया। मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज को बंगाल के गवर्नर जनरल के कंट्रोल में और फॉर्मली ला दिया गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया गया कि अब से विदाउट ब्रिटिश गवर्नमेंट परमिशन कोई भी सीनियर ऑफिसर इंडिया नहीं छोड़ सकता था, जिससे कि करप्शन कंट्रोल करने का एक मेजर रिफॉर्म मान सकते हैं। ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का स्टेप था। तीसरा था पावर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ब्रिटिश गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट कंट्रोल मेंटेन रहा। कंपनी के शेयरहोल्डर्स का डिविडेंड 10% इंक्रीज कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स का सैलरी इंडियन रेवेन्यू से दिया जाना लीगलाइज कर दिया गया एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट का ईयरली पेमेंट 5 लाख पाउंड कर दिया गया। इन्हें ही होम चार्जेस सिस्टम कहा जाता है, जो ईयर 1919 तक कंटिन्यू रहा, यानी इंडिया से जनरेट रेवेन्यू से कंप्लीट होम चार्जेस मैनेज किए जाएंगे। फोर्थ पॉइंट है कमांडर इन चीफ स्ट्रक्चर। गवर्नर जनरल के पास मिलिट्री एंड सिविल कोऑर्डिनेशन का सिस्टम मेंटेन रहा। ये 1786 वाले पैटर्न का कंटिन्यूएशन था। फिफ्थ है रेवेन्यू एंड जुडिशियल रिफॉर्म की बात करें तो माल अदालत सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया, जो कि एक स्पेशल कोर्ट था रिगार्डिंग लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट, जिससे कि डायरेक्टली मैनेज किया जाता था बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात करें तो इंडियंस को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। इस एक्ट के बाद भी इंडियंस को लेजिस्लेटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज में कोई जगह नहीं मिली। गवर्नेंस उनके ऊपर हो रहा था, लेकिन उनका डिसीजन मेकिंग में रोल जीरो था। ट्रेड मोनोपोली खत्म नहीं हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सक्लूसिव ट्रेड राइट कंटिन्यू रहा, जिससे इकोनॉमिक कंट्रोल उनके हाथ में ही कंसिडर रहा। फ्री कंपटीशन या ओपन मार्केट का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हुआ। डेमोक्रेटिक
पब्लिक रिफॉर्म जीरो, ना इलेक्शंस इंट्रोड्यूस हुए, ना अकाउंटेबिलिटी पर प्रॉपर सिस्टम डेवलप हुआ। अथॉरिटी टॉप लेवल पर ही सेंट्रलाइज रही। पब्लिक पार्टिसिपेशन का मैकेनिज्म एब्सेंट था। कंपनी के पॉलिटिकल कैरेक्टर पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। कंपनी एक ट्रेडिंग बॉडी होते हुए भी फुल पॉलिटिकल पावर एक्सरसाइज कर रहा था और इसी एक्ट ने उस पावर को लिमिट करने की कोशिश नहीं की। इंस्टेड उसकी गवर्निंग अथॉरिटी को और फॉर्मुलाइज कर दिया गया। इसीलिए हिस्टोरियंस इसे रिफॉर्म एक्ट नहीं मानते। ये सिस्टम को चेंज नहीं करता बल्कि एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर को कंसोलिडेट करता है। अब बात करते हैं इसके रियल इम्पैक्ट की। तो पहला है, पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट किया कि कंपनी अब सिर्फ ट्रेडर नहीं रूलर है। चार्टर एक्ट 1793 ने इनडायरेक्टली ये क्लियर कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब कमर्शियल बॉडी से ज्यादा एक पॉलिटिकल अथॉरिटी बन चुका है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसके टेरिटोरियल रूल को लीगली रिन्यू करके उसकी गवर्निंग रोल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया। दूसरा है, सेंट्रलाइजेशन एंड स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव मॉडल इंस्टीट्यूशनलाइज हुए। गवर्नर जनरल और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्गर बनाया गया, स्पेशली प्रेसिडेंसीज पर कंट्रोल के थ्रू। इससे इंडिया में सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस का पैटर्न परमानेंट स्ट्रक्चर का पार्ट बन गया। तीसरा, इंडियन रेवेन्यू एक्सप्लोरेशन को लीगल ब्लॉकिंग मिला। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सैलरीज इंडियन रेवेन्यू से पे होने लगा, यानी इकोनॉमिक एक्सट्रैक्शन को एक प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क मिला जो कॉलोनियल इकोनॉमी को सिस्टमेटिकली ऑपरेट करता था। फोर्थ पॉइंट है, ब्यूरोक्रेटिक कॉलोनियल मॉडल और सॉलिड हुआ। लॉस, रेगुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की को फॉर्मल रिकॉग्निशन मिला। इससे ब्रिटिश रूल ज्यादा ऑर्गेनाइज, रूल बेस्ड और ब्यूरोक्रेटिक बन गया। आर्बिट्रेरी नहीं बट स्ट्रक्चरल कॉलोनियल गवर्नेंस। ये एक्ट ड्रामेटिक चेंज नहीं था, लेकिन इसने कॉलोनियल स्टेट को स्टेबल एंड लीगली सिक्योर बनाने में क्रूशियल रोल प्ले किया। रिफॉर्म से ज्यादा ये कंसोलिडेशन का स्टेप था। अब बात करते हैं इस एक्ट के रियल प्रॉब्लम्स क्या थे। तो पहला था, ट्रेड मोनोपोली कंटिन्यू रहा। इसका मतलब था कि कोई भी प्राइवेट ब्रिटिश मर्चेंट डायरेक्ट इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकता था एक्सेप्ट स्पेशल परमिशन। कंपटीशन ना होने की वजह से कंपनी प्राइसेस कंट्रोल करती थी, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती थी और इंडियन ट्रेडर्स को मार्जिनलाइज कर दिया गया। इकोनॉमिक फ्रीडम का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट एब्सेंट था। दूसरा, ब्रिटेन में फ्री ट्रेड सपोर्टर डिससेटिस्फाइड थे। 18वीं सेंचुरी के एंड तक ब्रिटेन में एडम स्मिथ जैसे थिंकर्स फ्री मार्केट की बात कर रहे थे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका था और प्राइवेट मर्चेंट्स इंडिया में ह्यूज मार्केट में एंट्री चाहते थे, लेकिन एक्ट ने कंपनी को प्रोटेक्शन देकर उन लोगों को इग्नोर कर दिया। इसलिए पॉलिटिकल प्रेशर बिल होना स्टार्ट हो गया जो आगे चलकर 1813 के एक्ट में एक्सप्लोड होता है। तीसरा, इंडियन पॉपुलेशन का कोई वॉइस नहीं। सबसे क्रिटिकल इशू ये था कि गवर्नेंस इंडिया में हो रहा था, लेकिन डिसीजन लंदन एंड कंपनी बोर्ड ले रहा था। इंडियंस का ना कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन था, ना पॉलिसी मेकिंग में कोई रोल। रेवेन्यू उनसे कलेक्ट हो रहा था, लेकिन उनके कंसेंट या पार्टिसिपेशन जीरो था। ये कॉलोनियल रूल का क्लियर एग्जाम्पल था। फोर्थ, फाइनेंशियल बर्डन इंडियंस पर। कंपनी के वार्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और ब्रिटेन को पेमेंट्स, ये सब इनडायरेक्टली इंडियन रेवेन्यू से फंड होते थे। लैंड रेवेन्यू सिस्टम स्ट्रिक्ट था, जिसका प्रेशर पीजेंट्स पर पड़ता था। इस एक्ट ने फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम स्ट्रेंथन नहीं किया, बस कंपनी को अथॉरिटी कंटिन्यू करने दी। फिफ्थ, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक्सेसिव सेंट्रलाइज था। गवर्नर जनरल के पावर स्ट्रॉन्ग थे और प्रोविंसेस दैट इज बॉम्बे एंड मद्रास उसके कंट्रोल में थे। पावर कंसंट्रेशन ज्यादा था, चेक्स एंड बैलेंसेस वीक थे। इसका रिजल्ट था ऑथोरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल, जहां लोकल कंसर्न्स सेकेंडरी हो जाते थे। ये एक्ट कोई बोल्ड रिफॉर्म नहीं था, इसने एग्जिस्टिंग सिस्टम को एक्सटेंड किया, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को टच नहीं किया। इसलिए कहा जा सकता है इस एक्ट ने क्राइसिस को सॉल्व नहीं किया, सिर्फ पोस्टपोन कर दिया। और इसी पोस्टपोन टेंशन का एक्सप्लोजन हमें नेक्स्ट मेजर रिफॉर्म चार्टर एक्ट 1813 में देखने को मिलता है। अगर ब्रिटेन खुद डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी की बात करता था तो इंडिया में कंपनी को मोनोपोली और एब्सोल्यूट अथॉरिटी क्यों दिया जा रहा था? ये कंट्राडिक्शन ही फ्यूचर रिफॉर्म्स का बेस बना। 1793 का एक्ट एक पॉज था, चेंज नहीं। लेकिन 1793 के बाद सिचुएशन चेंज होने वाला था। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्पीड पकड़ रहा था, प्राइवेट मर्चेंट्स प्रेशर बना रहे थे, मिशनरीज इंडिया आना चाहते थे, फ्री ट्रेड का डिमांड लाउड हो रहा था और फाइनली 20 साल बाद कंपनी का मोनोपोली टूटने वाला था। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे चार्टर एक्ट 1813 ने कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल एम्पायर को चैलेंज किया और इंडिया में नए फेज की शुरुआत की। अब कहानी और इंटेंस होने वाला है। आई होप ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। जय हिंद।